एक रामनगर नामक गांव में एक दंपति लखन और निशा रहते थे। लखन की पूर्व पत्नी से एक आकांक्षा नाम की बेटी थी। निशा की भी एक छोटी बेटी आशा थी। लखन के दोनों पैर एक दुर्घटना में जख्मी होकर निष्काम हो चुके थे। खेती से थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, लेकिन उन्हें गरीबी में ही जीवन बिताना पड़ रहा था। आकांक्षा बहुत सुंदर, सुशील, ईमानदार, परिश्रमी और परोपकारी थी। वो घर के सारे काम के साथ साथ अपनी छोटी बहन आशा का भी पूरा ध्यान रखती थी। निशा माँ को बस 2 काम आते थे, एक खाना और दूसरा सोना। घर और बाहर के सारे काम आकांक्षा के ही जिम्मे थे। पिता लखन पूरी तरह से असहाय थे। आकांक्षा सदैव अपने घर परिवार के ही बारे में सोचती रहती थी। वो एक दिन सोचते हुए जंगल में चली जा रही थी। उसे रास्ते में एक लीची का छोटा पेड़ दिखाई दिया। बेटी, यहाँ मेरे करीब आओ। देखो, मेरे चारों ओर लोगों ने काफी गंदगी कर दी है। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मुझे पानी भी नहीं मिल पा रहा है। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आकांक्षा ने पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हुई गंदगी को हटाकर उस स्थान को साफ कर दिया। पास से पानी लाकर उसकी जड़ों के पास डाल दिया। बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा है। भगवान तुम्हारी हर उचित आकांक्षा को पूरा करे। आकांक्षा धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गई। उसे एक सुंदर मोर जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। हे प्यारे मोर, तुम्हें क्या तकलीफ है? एक कुत्ते ने मुझे घायल कर दिया है। मैं किसी तरह उड़कर पेड़ पर पहुंचा तो वहां पर रहने वाले चीलों ने मुझे मिलजुल कर नीचे ढकेल दिया। तब से मैं यही दर्द सहते हुए पड़ा हूँ। आकांक्षा समीप के तालाब के पास जाकर जड़ी बूटी लेकर आती है और मोर के जख्मी स्थान पर लगा देती है। प्यारी बिटिया, मेरी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। आकांक्षा आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। अंदर देखा तो एक खटिया पर लेटी हुई एक उम्र दराज स्त्री धीरे धीरे कुछ कह रही थी। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, बीमार हूँ, पानी दे दो। आकांक्षा ने झट से पास रखे हुए मटके से पानी लाकर उन्हें दे दिया। बिटिया, परम पिता परमेश्वर तुम्हारा भला करे। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। आकांक्षा आगे चलती गई। वो रास्ता भटक गई थी। बहुत देर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई पड़ी। उसने हवेली के अंदर झांका तो वहाँ कोई नहीं था। उसे एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। आओ आओ, अंदर चली आओ। आकांक्षा ने ध्यान से देखा तो वो एक सुंदर परी के सामने खड़ी थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा है। इसके बाद 2 अन्य परियां वहाँ उपस्थित हो गयी। आकांक्षा, तुम किस काम से यहाँ आई हो? मैं काम की ही तलाश में यहाँ आई हूँ। घर और बाहर का सारा काम कर सकती हूँ। मेरे पिता अपाहिज हैं, माँ की अवस्था हो चुकी है। घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। तुम्हें इस हवेली का पूरा काम करना होगा। मैं तैयार हूँ। मेरे काम से आपको कभी निराश नहीं होगी। उस दिन से आकांक्षा पूरी हवेली का सारा काम काज करने लगी। तीनों परियां उसके काम काज से बहुत खुश रहती थी। आकांक्षा 2-3 घंटों के लिए अपने घर का काम करने के लिए भी चली जाती थी। परियां कुछ मेहनताना भी देती थी और आकांक्षा उसे अपने घर खर्च के लिए माँ को दे देती थी। 1 वर्ष के बाद आकांक्षा ने 3 परियों से 1 सप्ताह की छुट्टी मांगी। देवियों, 1 वर्ष बीत गया है। मैं अब 1 हफ्ते के लिए घर जाना चाहती हूँ। अच्छी बात है आकांक्षा, तुमने पूरे साल भर हमारी बड़ी सेवा की है। हम तीनों तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ देना चाहते हैं। 3 परियां आकांक्षा को एक कमरे में लेकर गई। वहाँ बड़े बड़े घड़ों में सोना, चांदी और हीरे भरे हुए थे। इतनी बेशुमार अनमोल दौलत को देखकर आकांक्षा की आंखें चौंधिया गई। पहली परी ने एक बड़ी थैली में सोना, चांदी, हीरे, माणिक भरकर आराध्या के हाथ में सौंप दिया। दूसरी परी ने एक औषधि लाकर आराध्या को दे दी। ये एक जादुई औषधि है। इसकी एक बूंद बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त कर देती है। ये किसी भी जहर के असर को नष्ट कर देती है। तीसरी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक दिव्य रथ प्रकट कर दिया। आकांक्षा, इस रथ पर सवार हो जाओ। 1 सप्ताह के बाद लौट कर आ जाना।
अब तो हम तुम्हें अपना ही मानते हैं, हम इंतजार करेंगे। आकांक्षा तीनों परियों से विदा लेकर रथ पर सवार होकर आगे रवाना हो गई। वो रास्ते में उम्रदराज स्त्री के घर पहुंच गई। प्रणाम माँ जी, मैं आपके लिए एक औषधि लेकर आई हूँ, झट से अपना मुंह खोलिए। आकांक्षा ने दिव्य औषधि की 2 बूंद उन्हें पहले पिला दी। ये तो कमाल हो गया, मेरे शरीर में नई शक्ति का संचार हो गया। बेटी, मेरी बीमारी और कमजोरी भाग गई, तुमने तो मुझे नया जीवन दे दिया। ये लो, मैं तुम्हें एक चमत्कारी ताबीज देती हूँ। इस ताबीज के रहते कोई भी मुसीबत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो आगे बढ़ी, तब सरोवर के तट पर वही मोर मिल गया जिसका उसने उपचार किया था। मोर ने सरोवर के पास रखी हुई एक पोटली लाकर आराध्या को दे दी। प्यारी आकांक्षा, ये लो, ये मोतियों से भरी थैली मैंने तुम्हारे लिए ही रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। आकांक्षा रथ पर बैठकर आगे चली गई। आगे जाकर उसने देखा कि वही लीची का पेड़ बड़े सुंदर मीठे फलों से लदा हुआ था। मेरी प्यारी आकांक्षा, आओ, मेरे मीठे मीठे फल को खाओ। रसीली मीठी लीचियों से रथ भर गया। बहुत बहुत धन्यवाद, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। आकांक्षा रात को आगे बढ़ाते हुए अपने घर पहुँच गई। विराट पर इतने धन, वैभव और फल को देखकर उसके पिता लखन फूले नहीं समाये। सौतेली माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। आकांक्षा बिटिया, इतनी सारी धन दौलत और ये रथ, सब कुछ तुम्हें कैसे मिला? आकांक्षा ने सारी कहानी सुना दी। बाबूजी, आपको मैं एक औषधि पिलाना चाहती हूँ, ये पी लीजिए। आकांक्षा ने दिव्य औषधि की 2 बूंद अपने पिता को पिलाई और चमत्कार हुआ। वो अपने दोनों पैरों में खड़े हो गए। इसके बाद चलने लगे। अरे बिटिया, दवा के जादू ने तो मुझे ठीक कर दिया, मैं चल सकता हूँ, ये तो कमाल हो गया। आकांक्षा ने परी द्वारा दिए गए धन से सुंदर मकान बना लिया और सारे सामान खरीद लिए। उनकी गरीबी छूमंतर हो गई। उसकी सौतेली माँ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इतनी सारी धन दौलत की असली मालकिन तो आकांक्षा है, हमें इसके अधीन रहना होगा। यदि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी सगी बेटी आशा सारी संपत्ति की मालकिन बन जाती तो कितना अच्छा होता। निशा ने रात्रि के समय एक जहरीली नागिन आकांक्षा के कमरे में उसकी खाट पर छोड़ दी और वो आकर अपने कमरे में बैठ गई। कुछ देर के बाद वो आकांक्षा के कमरे में झांकने गई तो वहाँ अंधेरा था। आकांक्षा सोई हुई थी। अचानक नागिन ने आकर निशा को ही डस लिया। अरे मर गई, नागिन ने काट लिया, जहर चढ़ रहा है, बचाओ बचाओ। निशा के पति लखन, आकांक्षा और आशा वहाँ पर आ गए। आकांक्षा दौड़ कर गई और उसने दिव्य औषधि लाकर तुरंत निशा को पिला दिया। माँ, चिंता मत करो, अब सांप का जहर नष्ट हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगी। निशा को सचमुच बहुत आराम मिल गया। वो आकांक्षा को पकड़कर रोने लगी। बिटिया, तुम मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर हो, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। अच्छा होता कि मैं मर जाती, मेरी वही सजा थी, मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए माँ, पिछली बातों को भूल जाइए। अब तो भगवान ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर दिया है, अब हमें खुशी खुशी रहना है। लखन ने अपनी बेटी आकांक्षा को गले से लगा लिया। बिटिया ने उनकी सारी आकांक्षा को पूरा कर दिया था। वे सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। श्रापित परी। एक रिजवानपुर नाम का राज्य था। वहाँ के राजकुमार का नाम महेंद्र सिंह था। एक बार की बात है, महारानी दुर्गावती राजकुमार की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। राजकुमार सबसे प्रसिद्ध वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य महारानी की जांच करने के बाद राजकुमार महेंद्र सिंह से कहता है कि अब महारानी नहीं बच पाएंगी। राजकुमार वैद्य से कोई उपाय के बारे में पूछता है जिससे उसकी माँ बच पाए। तब वैद्य उन्हें बताते हैं कि महारानी को बचाने के लिए राजकुमार को एक जड़ी बूटी लानी होगी जो एक पहाड़ पर मिलती है। वहाँ पहुँचना तो बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वैद्य ने राजकुमार को वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताया और यह भी बताया
कि उस पहाड़ के नीचे एक बूढ़ा रहता है। वह बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता बता सकता है। राजकुमार अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए उस पहाड़ से जड़ी बूटी लाने के लिए मान जाता है और पहाड़ तक जाने वाले रास्ते पर निकल जाता है। वहाँ राजकुमार को एक बूढ़ा मिलता है। बाबा, क्या आप मुझे जड़ी बूटी तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? यह आसान काम नहीं है बेटा। पहाड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बाबा, मुझे मेरी माँ को बचाना है किसी भी हालत में, इसीलिए मैं सारी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बेटा, अगर तुमने तय कर ही लिया है वहां तक जाने का, तो एक काम करो, यह 3 गोली अपने पास रख लो। रास्ते में जब भी तुम्हें वहां तक पहुंचने में अड़चन आएगी, वहां तुम यह गोली इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब मैं चलता हूँ। बेटा सुनो, अगर तुम पहाड़ी रास्ते से जाओगे तो तुम्हें बहुत समय लगेगा और तुम वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मेरी गुफा के अंदर एक अलमारी है, तुम उस अलमारी को खोलना। उसे खोलते ही तुम्हें एक सुरंग दिखेगा। उसी सुरंग के सहारे तुम पहाड़ के बीचों बीच पहुंच जाओगे और रास्ता जल्दी तय कर पाओगे। ठीक है। महेंद्र सिंह 3 गोलियां लेकर सुरंग के अंदर चला जाता है। सुरंग के अंदर जाते ही कुछ देर चलने के बाद वह पहाड़ के बीचों बीच पहुंच जाता है। जब वहां आता है तो देखता है कि एक बड़ा सा भालू वहां खड़ा है। भालू से बचने के लिए वह वहां से भागने लगता है। जब भालू उसके बिल्कुल करीब आ जाता है तो महेंद्र सिंह बूढ़े की दी हुई एक गोली उसे खिला देता है। गोली खाते ही भालू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। राजकुमार को जड़ी बूटी मिल गई। वह जड़ी बूटी को एक डिब्बे में डाल देता है और उसे लेकर जाने लगता है। लेकिन जब वह जा रहा था तभी वह पहाड़ से फिसलने लगता है। फिसलते फिसलते राजकुमार से वह जड़ी बूटी वाला डिब्बा छूट जाता है। राजकुमार तुरंत एक गोली निकालता है और उसे खा लेता है। गोली खाते ही उसका पहाड़ से फिसलना रुक जाता है। तब राजकुमार को होश आता है तो वो जड़ी बूटी वाला डिब्बा खोजने निकलता है। जड़ी बूटी की सुगंध से वह जड़ी बूटी तक पहुंच जाता है, लेकिन उस तक पहुंचकर देखता है कि वह जड़ी बूटी का डिब्बा एक शेर के पास है। ये डब्बा मेरा है, कृपया मुझे दे दो। नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं देने वाला। मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनको बचाने के लिए मुझे ये जड़ी बूटी चाहिए। मैं एक श्रापित परी हूँ। मैं ही वो भालू था जिसका तुमने इससे पहले सामना किया था। जब तुमने मुझे उस वक्त गोली खिलाई थी तब मैं कुछ समय के लिए अपने असली परी रूप में आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बचा सकते हो और नया जीवन दे सकते हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या करना होगा मुझे? ये हमारे सामने जो घर दिख रहा है, उस घर में एक चुड़ैल रहती है। अगर तुम उस चुड़ैल को मार पाओगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा और मुझे मेरा रूप मिल जाएगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें जड़ी बूटी दे दूंगी, नहीं तो नहीं। राजकुमार को किसी भी हालत में जड़ी बूटी चाहिए था, इसीलिए उसने शेर की बात मान ली और वो चुड़ैल के पास जाने लगा। चुड़ैल ने जैसे ही देखा कि एक खूबसूरत आदमी उसके घर की ओर आ रहा है, वैसे ही उसने अपना भेष बदल लिया और अब वो सुंदर नारी बन जाती है। आओ आओ, तुम आ ही गए। मैं कई बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा और मुझसे शादी करेगा। वह तुम ही हो जिसका मुझे इंतजार था। राजकुमार समझ जाता है कि चुड़ैल उससे क्या चाह रही है। राजकुमार को अंतिम गोली याद आती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, मैं इसलिए आया हूँ। लो, ये लो। यह क्या है? ये एक गोली है, इसे खा लो। इससे हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। क्या सच में? वाह, लाओ लाओ, मुझे जल्दी दो। चुड़ैल गोली खा लेती है। शेर ने बताया था कि चुड़ैल को आग से डर लगता है। यह बात राजकुमार को याद थी। अच्छा, तो अब इंतजार किस बात का? चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं।
चुड़ैल भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो 2-3 फेरे ले लेते हैं तभी राजकुमार चुड़ैल को आग में धक्का दे देता है। बचाओ मुझे, बचाओ। चुड़ैल की आग में जाते ही शेर एक सुंदर सी परी में बदल जाता है। तुमने तो मुझे श्राप से मुक्त करवा दिया। वाह, यह लो तुम्हारी जड़ी बूटी, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगी। परी अपनी छड़ी निकालती है और राजकुमार का हाथ पकड़ती है। एक बार छड़ी घुमाते ही राजकुमार अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। राजकुमार माँ को जड़ी बूटी देता है। जड़ी बूटी देते ही राजकुमार की माँ की तबीयत ठीक हो जाती है और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। राजकुमार बहुत खुश होता है और अब सब कुछ अच्छे से चलने लगता है।